स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सबकी जो प्रिपरेशन है यूजीसी नेट की वो अच्छी चल रही होगी और ये चैनल आपकी प्रिपरेशन में आपको हेल्प कर रहा होगा। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे टीचिंग का जो एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे पास, दैट इज मेथड्स ऑफ टीचिंग। स्टूडेंट्स, मेथड ऑफ टीचिंग में से देखा गया है बहुत बार क्वेश्चन निकलता है। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखोगे तो वहां से मेथड्स ऑफ टीचिंग से क्वेश्चन जरूर बनता है। अब अगर बात करें ब्रॉडर लेवल पे, तो हमारे पास जो मेथड है टीचिंग के, जो पढ़ाने का तरीका है, टीचिंग को अप्रोच करने का जो तरीका है, वो दो टाइप का है। सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं, जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था जब लिस्ट ऑफ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन दिए थे, स्टार्टिंग में हमारे पास आ जाएगा ट्रेडिशनल मेथड्स। ट्रेडिशनल का मतलब क्या होता है हमारे पास? कन्वेंशनल, यानी कि जो सालों साल से चलते आ रहे हैं, जो पुराने मेथड है, पुराने टेक्निक्स है टीच करने की, जैसे कि क्लासरूम टीचिंग। हमारे पास आप सबने ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या अपना स्कूल क्लासरूम में जाके किया होगा। एक फिक्स्ड वहां पे टाइम टेबल होता था, फिक्स्ड जगह पे आके क्लासेस आपको लेनी पड़ती थी, टीचर आपको सारा का सारा चीजें प्रोवाइड करती थी। तो हमारे पास वो जो लेक्चर मेथड है, वो क्लासरूम टीचिंग है, वो जो रिजिड मेथड है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? ट्रेडिशनल मेथड या कन्वेंशनल मेथड। अब जैसे जैसे न्यू टेक्नोलॉजी आई, जैसे जैसे हमारे पास टेक्निक ऑफ टीचिंग में डेवलपमेंट हुआ, वैसे वैसे हमारे पास जो सेकंड मेथड है टीचिंग का वो आया, जो कि है हमारे पास मॉडर्न मेथड। अब मॉडर्न मेथड कौन से हैं? ऑनलाइन टीचिंग, आप यूट्यूब के थ्रू पढ़ रहे हो, मॉडर्न मेथड। आप लोग बहुत बार ऐसा होता है ऑनलाइन टेस्ट सीरीज को सॉल्व करते हो, मॉडर्न मेथड। ऑनलाइन आजकल वेबिनार, सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस हो रहे हैं, ये सब क्या है? ये सारा मॉडर्न मेथड में आ जाएगा। मॉडर्न का मतलब होता है कोई भी चीज जो फ्लेक्सिबल है। मॉडर्न में हमारे पास आ जाएगा जहां पे न्यू टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है, ठीक है, जहां पे हमारे पास क्लासरूम टीचिंग नहीं है, उसे बेसिकली मॉडर्न टीचिंग कहा जाता है हमारे पास। तो जो ट्रेडिशनल टीचिंग है वो क्लासरूम टीचिंग है, जो मॉडर्न मेथड्स है वो फ्लेक्सिबल मेथड है, आप कहीं पर भी बैठ के एजुकेशन ले सकते हो। ये बेसिकली न्यू टेक्नोलॉजी पर बेस्ड होता है और फ्लेक्सिबल रहेगा हमारे पास, ठीक है। इतना लिख लो सारे एक बार, मेथड्स ऑफ टीचिंग। अब यहां पे स्टूडेंट से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आती है कि हमारे पास क्वेश्चन किस तरह का निकलेगा। तो क्वेश्चन का यहां जो पैटर्न रहेगा ना, वो फीचर्स के ऊपर रहेगा। एक बार लिख लो, जैसे कि हमें पूछ सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। इस तरह से विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, या ये क्वेश्चन आ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। कहने का मतलब है जितने भी एक मेथड के कैरेक्टरिस्टिक्स है, फीचर्स है, इन एंड आउट, आपको सारे पता होने चाहिए, तभी ये वाला क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे। अब देखो स्टूडेंट, सबसे पहले मैं बात करूंगा ट्रेडिशनल मेथड की, ठीक है। ट्रेडिशनल में जो सबसे पहला मेथड आता है, जो सबसे पुराना है, दैट इज लेक्चर मेथड। कौन सा मेथड आ जाएगा? लेक्चर मेथड। अब लेक्चर का मतलब क्या होता है? जहां पर भी आप ओरली और वर्बली किसी भी चीज को ट्रांसमिट कर रहे हो, डिस्क्राइब कर रहे हो, डिलीवर कर रहे हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसे कहेंगे लेक्चर मेथड। तो लेक्चर मेथड क्या है? ओरल वर्बल टीचिंग है हमारे पास। लेक्चर मेथड क्या आ जाएगा? ओरली और वर्बली टीच करना। सेकंड, हमारे पास क्वेश्चन आएगा कि लेक्चर मेथड को यूज कहां पर किया जाएगा। ऐसी कौन सी सिचुएशन है जहां पे आप प्रेफर करोगे बोलना, ओरली चीजों को डिलीवर करना? तो जहां पर भी मेरे पास इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा है, जहां पर भी नॉलेज तो बहुत ज्यादा है देने को, बट जो टाइम स्पैन है ना, जो समय है, वो बहुत लिमिटेड है। तो जहां पे भी बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन को थोड़े से टाइम में डिलीवर करना होता है, वहां पे कौन सा मेथड यूज होगा? लेक्चर मेथड यूज होगा। तो हम बोल सकते हैं जहां पर भी हमारे पास क्या है? लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन, और आपके पास टाइम क्या है? टाइम स्पैन क्या है आपके पास? बहुत कम है, तो वहां प्रेफर करोगे कि मैं ओरली चीजों को डिलीवर कर देता हूं। नेक्स्ट,
सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब देखो बच्चों, जो लेक्चर मेथड है ये क्या है? ट्रेडिशनल मेथड है ना टीचिंग का, लेक्चर मेथड। तो ट्रेडिशनल टाइम में क्या होता था? गुरुकुल्स की अगर बात की जाए हमारे पास, तो पहले के टाइम में क्या होता था, जो गुरु है वो आपको लेक्चर देता था, आप उसकी बात को बैठ के सुनते थे, आप जस्ट पैसिव लिसनर होते थे, आप कम्युनिकेट इंटरैक्ट नहीं करते थे। गुरुकुल्स में ये होता था। ट्रेडिशनल टीचिंग का ये फीचर है हमारे पास कि जो कम्युनिकेशन है वो क्या होगी? वन वे। क्या होगी हमारे पास? एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि हमारी जो कम्युनिकेशन रहेगी वो हमेशा क्या रहेगी? वन वे कम्युनिकेशन रहेगी ट्रेडिशनल मेथड में। ठीक है, जो स्टूडेंट्स है वो क्या है? पैसिव लिसनर। स्टूडेंट का काम है बैठ के चीजों को सुनना, दिमाग में रिटेन करना, चीजों को अंडरस्टैंड करना। ये स्टूडेंट का काम आता था जब मैं ट्रेडिशनल की बात कर रहा हूं। ठीक है, अब देखो, अगर मेरे पास तो ये क्वेश्चन पूछा है एमसीक्यू में, ध्यान रखना कि हमारे पास जो लेक्चर मेथड है उसमें वन वे कम्युनिकेशन होगी या टू वे, तो आप डायरेक्टली बोल लोगे कि भाई वन वे कम्युनिकेशन होगी हमारे पास। बट अगर ऑप्शन ये है वन वे, टू वे, बोथ, तो आप बोथ पर टिक करोगे। अब मैं बोथ पे यहां इसलिए टिक कर रहा हूं क्योंकि आज के टाइम में आपने देखा होगा जब क्लासरूम टीचिंग होती है या आज के टाइम में भी जब लेक्चर मेथड की बात होती है तो स्टूडेंट्स भी तो डिस्कस करते हैं, स्टूडेंट्स भी पार्टिसिपेट करते हैं, स्टूडेंट्स भी फीडबैक देते हैं, स्टूडेंट्स भी क्वेश्चन करते हैं। तो उस वजह से मैं यहां पे बोल रहा हूं कि अगर बोथ का ऑप्शन है तो मैं बोथ पे टिक करूंगा। बट अगर दोनों में से आपको एक ही चूज करना है तो विल गो विद वन वे, क्योंकि स्टूडेंट्स क्या है? पैसिव लिसनर्स है। ठीक है, अब बच्चों यहां से ना एक और चीज निकल के आती है कि स्टूडेंट जब पैसिव लिसनर है, स्टूडेंट्स का कोई भी यहां पार्टिसिपेशन नहीं है, यानी कि ये कौन सा मेथड हुआ? यानी कि ये हमारे पास हो गया पैडालॉजिकल मेथड। पैडालॉजी का मतलब क्या होता है? पैडालॉजिकल का मतलब है टीचर सेंटर्ड मेथड, यानी कि यहां पे जो मेन रोल है, ये जो आपका लेक्चर मेथड है, इसमें मेन रोल किसका है? मेन रोल यहां पर प्ले कर रहा है आपका टीचर, स्टूडेंट की कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं है। इसीलिए पैडोलॉजिकल का मतलब क्या होता है? जहां पे जो टीचर है ना उसका मेन रोल है, हर एक चीज जब टीचर ही कंट्रोल कर रहा है, टीचर के अराउंड ही रिवॉल्व कर रही है, उसे बेसिकली कहा जाता है पैडोलॉजिकल मेथड, यानी कि टीचर सेंट्रिक मेथड। अब देखो सारे पॉइंट्स इंटरकनेक्टेड है। लेक्चर मेथड कहां पे यूज किया है? जब बहुत सारी इंफॉर्मेशन ओरली छोटे टाइम स्पैन में देनी है, और ये सारा डिलीवर कौन कर रहा है? टीचर कर रहा है। स्टूडेंट का काम क्या है? सुनने का, स्टूडेंट बैठ के सुन रहे, इसीलिए हम बोलते हैं ये वन वे है। बट अगर बाय चांस एमसीक्यू में टू वे हुआ और बोथ का ऑप्शन हुआ तो मैं बोथ पे टिक करूंगा। दूसरा, जैसे कि स्टूडेंट यहां बस पैसिवली सुन रहे हैं तो आप इसे पैडोलॉजिकल अप्रोच या मेथड भी बोल सकते हो, यानी कि यहां पे मेन रोल हमारे पास किसका है? टीचर का है। तो ये पॉइंट्स आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट इसका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट में ये बात की जाती है कि जो लेक्चर है, ये जो ओरली आप चीजों को टीच कर रहे हो, ये तो बहुत ज्यादा बोरिंग हो जाता होगा, बोरेडम का कंसेप्ट आ जाता होगा कि एक इंडिविजुअल है वो आपको बोली जा रहा है और आप बैठ के सुन रहे हो, बहुत बोरिंग है, बहुत डिस्ट्रैक्टेड है, बहुत बार ऐसा होता है मेंटली आप कहीं और ही पहुंच जाओ, ये चीजें होती है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है आपके पास कि ये जो लेक्चर मेथड है इसको आप इफेक्टिव कैसे बना सकते हो? इन व्हाट वेज लेक्चर मेथड कैन बी मेड मोर इफेक्टिव? ज्यादा इफेक्टिव लेक्चर को मैं कैसे बना सकता हूं? अब सुनना ध्यान से। मेरे अकॉर्डिंग यार, अगर मैं फॉर एग्जांपल क्लास में आते ही आपको कोई ऐसा फैक्ट बता दूं, कोई ऐसी चीज बता दूं जो आपको नहीं पता है, तो आप एकदम से अटेंटिव हो जाओगे कि यार ये तो पहली बार सुन रहे हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है ये, और आपके दिमाग में आइडिया जनरेट होना शुरू हो जाएंगे, आप सोचना शुरू कर दोगे चीजों के बारे में। समझ रहे हो? तो ये इससे क्या होगा? लेक्चर मेथड क्या हो जाएगा? इफेक्टिव, कि अभी बोल तो मैं ही रहा हूं बट आपके माइंड में आइडियाज जनरेट हो रहे हैं, आप भी चीजों के बारे में सोचना शुरू कर दिया आपने। तो इसे कहा जाता है ब्रेन स्ट्रॉमिंग। तूफान आता है ना, वैसा ही। तो ब्रेन स्ट्रॉमिंग का मतलब क्या होता है? आइडियाज जनरेट करना,
बच्चों का इंटरेस्ट बनाना और उनकी जो अटेंशन है उसको सीख करना, अटेंटिव कर देना बच्चों को एकदम से, तो वो ब्रेनस्टॉर्मिंग आ जाएगा। सेकेंड लेक्चर मेथड को इफेक्टिव बनाने के लिए हमारे पास यूज किया जाता है सुनना, जिसको बोलते हैं माइंड मैपिंग। माइंड का मतलब दिमाग, मैप देखा है ना, हम छोटे होते थे इंडिया का मैप बनाते थे ज्योग्राफी में। तो मैपिंग, माइंड मैपिंग का मतलब क्या है? अब देखो, अगर मैं अपना लेक्चर पहले से प्रिपेयर करके आ रहा हूं कि अगले 1 घंटे में पहले इंट्रोडक्शन पढ़ानी है, फिर मैंने समरी पढ़ानी है, फिर कंक्लूजन और फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन, मेरा ना एक मोमेंटम बना रहेगा, एक कंटिन्यूटी बनी रहेगी। जब आपको मोमेंटम और कंटिन्यूटी बनी रहती है ना, तो अल्टीमेटली बच्चे भी अटेंटिव रहते हैं, उनका भी इंटरेस्ट बना रहता है, वो ब्रेकेज नहीं आती है। अगर मैं कहीं से भी कुछ भी टीच करना शुरू कर दूं तो अल्टीमेटली होगा क्या, आप कनेक्ट ही नहीं कर पाओगे, आप जुड़ ही नहीं पाओगे मेरे साथ, समझ रहे हो? तो इसे कहते हैं माइंड मैपिंग हमारे पास। तो लेक्चर मेथड को कैसे इफेक्टिव बनाएंगे? ब्रेनस्टॉर्मिंग आइडियाज के थ्रू और माइंड मैपिंग के थ्रू हमारे पास। तो ये हमारे पास था जो सबसे पहला मेथड है, जिसको हम बोलते हैं लेक्चर मेथड। अब देखो बच्चों, सेकंड हमारे पास जो मेथड आ जाएगा दैट इज डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। क्या आ जाएगा? डेमोन्स्ट्रेशन। डेमोन्स्ट्रेट करने का मतलब है किसी भी चीज को करके दिखाना, किसी भी चीज को शो करना, किसी भी चीज को प्रैक्टिकली परफॉर्म करके बताना। अब बहुत बार बच्चों को लगता है कि डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब है स्टूडेंट परफॉर्म कर रहा होगा, स्टूडेंट करके दिखा रहा होगा टीचर को। नहीं, डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब है कि स्टूडेंट्स तो बैठकर ऑब्जर्व कर रहे हैं, टीचर परफॉर्म कर रहा है, समझ रहे हो? हम जब छोटे होते थे स्कूल में, हम लेबोरेटरीज में जाते थे, तो वहां पे होता क्या था, टीचर एक्सपेरिमेंट आपको करके दिखाता था, आप लोग बैठ के जस्ट ऑब्जर्व करते थे, समझ रहे हो? तो डेमोन्स्ट्रेशन मेथड में स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं? स्टूडेंट्स ऑब्जर्व कर रहे हैं। परफॉर्म कौन कर रहा है? टीचर कर रहा है। तो अगेन ये कौन सा मेथड हो गया? पैडागॉजिकल मेथड हुआ कि नहीं? टीचर सेंटर्ड मेथड हुआ कि नहीं? बिल्कुल। तो हमारे पास डेमोन्स्ट्रेशन मेथड भी क्या आ जाता है? पैडागॉजिकल अप्रोच या टीचर सेंटर्ड अप्रोच आ जाएगा, क्योंकि टीचर यहां पे सारा काम कर रहा है, ठीक है? अब यार यहां पे ना एक इंपॉर्टेंट चीज आती है, जब भी आप ना किसी चीज को प्रैक्टिकली करके दिखाते हो ना, उसकी एक्यूरेसी बहुत हाई होती है, रिलायबल होती है वो चीज, भरोसा कर सकते हो उस चीज पे। क्योंकि अगर तुम्हें वर्बली कोई चीज बोल रहा हूं, उसका कोई प्रूफ नहीं है ना मैं सही बोल रहा हूं, उसका आप वेरीफाई तो नहीं कर सकते जो इसने बोला ठीक बोला, मुंह से बोल रहा है, कुछ भी बोल सकते हैं, स्किप ऑफ टंग हो सकती है, मिस इन्फॉर्मेशन पास हो सकती है। बट जब भी आप चीजों को प्रैक्टिकली परफॉर्म कर रहे हो ना, तो उससे एक अच्छी चीज क्या होती है? आपकी जो एक्यूरेसी है, आपकी जो रिलायबिलिटी है, वो मेंटेन रहती है। ये इसका सबसे अच्छी चीज है, ठीक है? दूसरी चीज, यार जब भी आपने किसी चीज को प्रूव करना है, अगर आपको किसी भी चीज को प्रूव करना है, वेरीफाई करना है, क्या वर्बली कर सकते हो? क्या ओरली कर सकते हो? नहीं। आप किसी भी, अब आपने न्यूटन ने जो 3 लॉज ऑफ मोशन दिए थे उसको गलत बताना है, तो क्या ओरली बता सकते हो? वर्बली बता सकते हो? नहीं, आपको प्रैक्टिकली करके बताना पड़ेगा कि ये गलत है लॉज ऑफ मोशन, समझ रहे हो? तो जहां पर भी चीजों को प्रूव करना होता है वहां हमेशा क्या यूज किया जाएगा? डेमोन्स्ट्रेशन मेथड यूज किया जाएगा। तो डेमोन्स्ट्रेशन मेथड कहां यूज करेंगे? जहां पर भी चीजों को आपको प्रूफ करना है, जहां पर भी चीजों को वेरीफाई करना है, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड का यूज किया जाएगा हमारे पास, ठीक है? अब देखो, हमारे पास एक डेमोन्स्ट्रेशन मेथड की एक बहुत अच्छी चीज ये आती है कि हमारे पास यहां पे ऐसा नहीं है कि डेमोन्स्ट्रेशन में बस मैं प्रैक्टिकल चीजें कर रहा हूं, ऐसा नहीं होता है। जब भी मैं अपना लेक्चर शुरू करूंगा, आपको पहले थ्योरेटिकल चीजें कन्वे की जाएंगी, समझ रहे हो? फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको यह बताना है कि एक एयर कंडीशनर कैसे वर्क करता है, तो पहले वर्बली बताऊंगा, ये पावर का बटन है, ये आपके पास रिमोट है, ये आपके पास कंट्रोल होगा, इस तरीके से। उसके बाद प्रैक्टिकली शो करूंगा ना आपको। तो एक चीज याद रखना कि जो डेमोन्स्ट्रेशन मेथड है, उसमें जो इंट्रोडक्शन करोगे आप टॉपिक की, वो तो वर्बली करोगे, उसके बाद चीजों को प्रैक्टिकली करोगे। कहने का मतलब है, इसमें जब भी किसी चीज को इंट्रोड्यूस करना है ना, तो थोड़ा उसका वर्बल में इंट्रोडक्शन दे दूंगा, ओरली एक्सप्लेन कर दूंगा, उसके बाद
प्रैक्टिकल इन्वेस्टिगेशन रहेगी हमारे पास। और इसी पॉइंट्स की वजह से हमारे पास इसको बेस्ट मेथड बोला जाता है टीचिंग का। बेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग क्यों बोल रहे हैं? एक तो एक्यूरेसी बहुत ज्यादा है, रिलायबिलिटी बहुत ज्यादा है, भरोसा कर सकते हो आप। जब भी चीजों को प्रूव करना है यही मेथड काम आएगा आपकी। तो इसलिए हमारे पास डेमोन्स्ट्रेशन मेथड क्या आता है? बेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग हमारे पास रहेगा। लिख लो ये स्टूडेंट्स, इसके फीचर्स याद रखना डेमोन्स्ट्रेशन मेथड की कि क्या होता है, क्यों इसको बेस्ट बोलते हैं। ये आपको एजर्शन रीजन में आ सकता है कि अगर आप डेमोन्स्ट्रेशन को बेस्ट बोल रहे हो तो उसका रीजन क्या है बेस्ट का। ठीक है, थर्ड हमारे पास जो मेथड आ जाएगा वो आ जाता है डिस्कशन मेथड। क्या आ जाएगा? डिस्कशन। अब ये डिस्कशन वर्ड को समझना एक बार। डिस्कशन का मतलब क्या होएगा हमारे पास? जहां पे या तो स्टूडेंट टीचर्स के साथ डिस्कस कर रहे हैं या स्टूडेंट्स आपस में डिस्कस कर रहे हैं। डिस्कशन का मतलब ये नहीं होता कि भाई स्टूडेंट ही आपस में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, हमारे पास स्टूडेंट है जो वो टीचर के साथ भी डिस्कस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो डिस्कशन में स्टूडेंट और स्टूडेंट भी हो सकता है, स्टूडेंट और टीचर भी हो सकता है। अब ध्यान से सुनना, डिस्कशन में होगा क्या? जो स्टूडेंट्स है वो डिस्कस कर रहे हैं, आइडियाज को जनरेट कर रहे हैं, इंटरैक्ट कर रहे हैं, दूसरों के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं। यानी कि यहां पर मेन रोल किसका आ रहा है? स्टूडेंट का मेन रोल है। यहां पे टीचर का कोई रोल नहीं है, जितना भी रोल है वो सारा का सारा किसका है? स्टूडेंट का है। तो जहां पर भी हमारे पास जो आपका स्टूडेंट है वो मेन रोल प्ले कर रहा है उसे हम क्या कहते हैं? स्टूडेंट सेंटर्ड टीचिंग, यानी कि एंड्रोलॉजिकल अप्रोच। ANDRO लॉजिकल। तो एंड्रोलॉजिकल अप्रोच हमारे पास क्या होती है? जो स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच है, जहां पे स्टूडेंट मेन रोल प्ले करेगा हमारे पास। तो एक चीज ये याद रखनी है। अब देखो यार, दूसरी चीज यहां पे जैसे मैं बोल रहा हूं कि यार स्टूडेंट का मेन रोल है, स्टूडेंट डिस्कस कर रहा है, हमारे पास आइडियाज को जनरेट किया जा रहा है। ठीक है, यही चीज हम बोल रहे हैं ना कि आइडियाज जनरेट हो रहे हैं। अब अल्टीमेटली इससे होगा क्या? अगर एक बच्चा पार्टिसिपेट कर रहा है, डिस्कस कर रहा है, आइडियाज को जनरेट कर रहा है, फिर क्या हो गया? फायदा क्या है? मतलब लॉजिक है इस चीज का। इससे होता क्या है? जो आपकी रिफ्लेक्टिव थिंकिंग है ना वो इंप्रूव होती है। आपके जो सोचने की क्षमता है, आपका जो ब्रेन मैकेनिज्म है, जो माइंड मैकेनिज्म है, वो एनहांस हो जाता है हमारे पास। तो जहां पे भी आइडियाज जनरेट हो रहे हैं ना आपके दिमाग में, या आप किसी के साथ कोई डिस्कशन कर रहे हो, हम बोलते हैं ना बहुत कुछ सीखने को मिलता है जब किसी से डिस्कस करो। तो वो बेसिकली क्या होता है? हमारे पास जो रिफ्लेक्टिव थिंकिंग है आपकी वो इंप्रूव हो जाती है। रिफ्लेक्टिव थिंकिंग के साथ साथ क्रिटिकल थिंकिंग भी एनालाइज एनहांस होगी। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल मैं और आप डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। अब आप जब कोई चीज कन्वे कर रहे हो ना, आप जब पार्टिसिपेट कर रहे हो, इंटरेक्ट कर रहे हो, तो मैं ये देखूंगा जो आप बोल रहे हो सही भी है या नहीं, रिलायबल है या नहीं, एक्यूरेट है या नहीं। तो जहां पे ये देखा जाता है सामने वाला जो बोल रहा है वो सही है या गलत, उसको क्रिटिकल थिंकिंग कहा जाता है। तो यहां पे रिफ्लेक्टिव थिंकिंग के साथ और क्या प्रमोट होगा? क्रिटिकल थिंकिंग भी प्रमोट होगा, ठीक है। तो जो डिस्कशन मेथड है ये स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड है। मैक्सिमम पार्टिसिपेशन यहां स्टूडेंट्स की रहेगी क्योंकि स्टूडेंट ही मेन रोल प्ले कर रहा है, तो मैक्सिमम पार्टिसिपेशन आ जाएगी। आइडियाज जनरेट होंगे, जब आइडियाज जनरेट होंगे तो आपको सीखने को भी मिलेगा। साथ ही में हमारे पास आइडिया जनरेशन के साथ क्या हो रहा है कि आपकी जो रिफ्लेक्टिव थिंकिंग है, जो क्रिटिकल थिंकिंग है, वो भी एनहांस हो रही है। तो ये बेसिकली हमारे पास आता है डिस्कशन मेथड। यहां पे ना क्रक्स याद रखना, ठीक है, कि हमारे पास यहां रिफ्लेक्टिव और क्रिटिकल थिंकिंग प्रमोट हो रही है और मैक्सिमम पार्टिसिपेशन है स्टूडेंट्स की। तो ये क्रक्स अगर आप याद रखोगे तो एग्जाम में आपको आसान हो जाएगा पढ़ना, क्योंकि एग्जाम में ना इतनी सारी चीजें याद नहीं रहती है। अभी तो सारा पढ़ लो एक बार, बट जब फेयर नोट्स बनाओगे मेन चीजों को अंडरलाइन कर लेना, ताकि आपको पता रहे कि ये एक ऐसी लाइन है या वर्ड है जो मेरी पूरी थ्योरी को डिफाइन करेगी। जैसे डेमोन्स्ट्रेशन मेथड में मैं बात करूंगा चीजों को प्रूव करना है और एक्यूरेट, तो ये दो पॉइंट ना पूरी डेमोन्स्ट्रेशन को डिफाइन कर देते हैं।
या लेक्चर मेथड का आएगा लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन है, थोड़े से टाइम में मैंने देनी है ओरली, तो ये पूरे लेक्चर मेथड को डिफाइन कर रहा है, उस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना। नेक्स्ट जो मेथड है काफी इंपॉर्टेंट मेथड है HEURISTIC हेरोइस्टिक मेथड, या हम बोल सकते हैं डिस्कवरी मेथड। क्या बोल सकते हैं? डिस्कवरी। अब हेरोइस्टिक का मतलब पता है क्या होता है? सुनना ध्यान से। आई फाइंड आउट, क्या मतलब हो जाएगा? आई फाइंड आउट। जो भी कंटेंट पढ़ना है वो मैं खुद से डिस्कवर करूंगा, खुद से एक्सप्लोर करूंगा, खुद से फाइंड आउट करूंगा। इसे कहा जाता है ह्यूरिस्टिक मेथड। यानी कि जो भी कंटेंट है, सिलेबस है, वो सारा मुझे खुद से एक्सप्लोर करना है, खुद से डिस्कवर करना है, इसीलिए मैंने इसे डिस्कवरी मेथड भी कहा। तो पहला तो यहां पे आप खुद से अपने लिए चीजों को क्या कर रहे हो? एक्सप्लोर कर रहे हो, या आप बोल सकते हो आप खुद के लिए नॉलेज को बिल्ड कर रहे हो, खुद के लिए नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, नॉलेज को स्टेप बाय स्टेप ढूंढ कर कंस्ट्रक्ट कर रहे हो। तो आप ये भी बोल सकते हो कि मैं एक्सप्लोर कर रहा हूं और मैं नॉलेज को क्या कर रहा हूं? कंस्ट्रक्ट कर रहा हूं। ठीक है, दोनों तरफ से आप बोल सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास इसमें जो ह्यूरिस्टिक मेथड है, काफी इंपॉर्टेंट चीज आ जाएगी कि हमारे पास ह्यूरिस्टिक मेथड के दो बेसिक ऑब्जेक्टिव या एडवांटेज क्या होगी। तो ह्यूरिस्टिक मेथड क्या करेगा? सबसे पहला आपका जो साइंटिफिक टेम्पर है उसको इंक्रीज करता है। साइंटिफिक टेम्पर का मतलब है कि जो आपकी थिंकिंग है ना, जो आपकी सोच है, अब वो आप लॉजिकल तरीके से सोचोगे, साइंटिफिक तरीके से चीजों को अप्रोच करोगे। क्यों? क्योंकि यहां पे आप अपने लिए एक्सप्लोर कर रहे हो, आप इंडिपेंडेंट हो, किसी पे डिपेंडेंट नहीं हो, आप बेसिकली खुद से चीजें एक्सप्लोर कर रहे हो, चीजों को खुद से कंस्ट्रक्ट कर रहे हो। इसलिए जो आपका माइंड मैकेनिज्म है, ब्रेन मैकेनिज्म है, जो थिंकिंग है, वो भी क्या होगी? साइंटिफिक होगी, लॉजिकल होगी हमारे पास। तो ये जो ह्यूरिस्टिक मेथड ये क्या प्रमोट करता है? साइंटिफिक थिंकिंग को या साइंटिफिक टेम्पर को प्रमोट करता है। दूसरी इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या आ जाएगी हमारे पास कि ये आपकी जो इंक्वायरी की स्पिरिट होती है उसको भी इंक्रीज करता है। अब यार होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल आप बहुत बार किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस, किसी भी बैंक में जाते हो, वहां जाके आपको पता नहीं चलता किससे बात करनी है, क्या बात करनी है, क्या पूछना है। तो वो जो बेसिकली हमारे पे हेजिटेशन होती है, नर्वसनेस होती है, वो एलिमिनेट कब होगी? जब आप खुद से सारी चीजें एक्सप्लोर कर रहे हो। तो आपको आदत है लोगों से मिलने का, बात करने का, इंफॉर्मेशन लेने का। तो अल्टीमेटली जो आपकी इंक्वायरी का स्पिरिट है, यानी कि आपका जो हौसला है, जो इंक्वायर करने का, पूछताछ करने का स्पिरिट है, वो भी एनहांस हो जाता है। तो हमारे पास ह्यूरिस्टिक मेथड से दो बेसिक एडवांटेजेस क्या है? एक तो साइंटिफिक थिंकिंग प्रमोट हो रही है, और जो इंक्वायरी की स्पिरिट है वो आपकी एनहांस हो रही है। अब देखो यहां से हम क्या बोल सकते हैं, इन दोनों पॉइंट्स को अगर मैं ऐड कर दूं तो मैं ये बोल सकता हूं कि जो मेरी रिफ्लेक्टिव थिंकिंग है और जो मेरी क्रिटिकल थिंकिंग है वो भी क्या हो रही है? एनहांस हो रही है। तो हमारे पास जब मैं यहां पे साइंटिफिक थिंकिंग की बात कर रहा हूं या इंक्वायरी की बात कर रहा हूं, तो यहां से दो चीजें निकल के आती है कि आपकी जो रिफ्लेक्टिव थिंकिंग है, यानी कि जो सोचने की क्षमता है, दिमाग चलाने की क्षमता है, वो भी इंप्रूव होगी। और जो क्रिटिकल थिंकिंग है, जहां आप ये देखोगे दूसरा सही बोल रहा है गलत, जो इंफॉर्मेशन दे रहा है वैलिड है इनवैलिड है, आप क्रिटिकली एनालाइज करोगे। तो क्रिटिकल थिंकिंग और रिफ्लेक्टिव थिंकिंग दोनों प्रमोट करेगा हमारे पास ह्यूरिस्टिक मेथड। अब बच्चों इसमें याद रखना, हमारे पास यार जितनी भी मेथड्स है ना, इनमें आपने ना क्रक्स से याद रखना है। क्रक्स से मेरा मतलब है, मैं पहले भी बहुत बार बोल चुका हूं, आपने ये याद रखना है ऐसे कौन से दो तीन वर्ड है या पॉइंट है जो पूरे की पूरी थ्योरी को डिफाइन कर दे। क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम नहीं होगा कि ये सारी चीजें आप रिकॉल करोगे। तो वो जो दो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं ना, उन्हीं को आप रिकॉल करते हो, वही आपका क्रक्स है। तो ये आज की एक पहली टिप है कि जब भी नोट्स बनाओ, वर्ड्स को अंडरलाइन कर लो, क्रक्स अंडरलाइन कर लो, क्योंकि वही एग्जाम में आपने याद करना है। लास्ट हमारे पास जो मेथड आ जाता है वो आता है प्रोजेक्ट मेथड। कौन सा मेथड आ जाएगा? प्रोजेक्ट मेथड। अब बच्चों यहां पे ध्यान से सुनना, प्रोजेक्ट का मतलब हमारे पास क्या हो जाएगा?
कोई भी चीज जो प्रैक्टिकल है, कोई भी चीज जो क्या है, प्रैक्टिकल है, कोई भी चीज जो अप्लाइड है, जिसको आप अप्लाई कर रहे हो, जिसको आप परफॉर्म कर रहे हो ग्रुप में, समझ रहे हो। तो हमारे पास वो सारी चीजें जो प्रैक्टिकल है, नेचर में अप्लाइड है, इंप्लीमेंट कर सकते हैं, जिनका परफॉर्म कर सकते हो और एक ग्रुप में परफॉर्म कर रहे हो, उसे बेसिकली प्रोजेक्ट कहा जाता है। तो प्रोजेक्ट मेथड का मेन जो फंडामेंटल है, मेन चीज क्या आ जाएगी कि प्रोजेक्ट मेथड क्या है, प्रैक्टिकल इन नेचर है हमारे पास, ठीक है। दूसरी चीज, जब भी यार कोई चीज आप प्रैक्टिकली करते हो ना, तो उससे अल्टीमेटली फायदा क्या होता है, आप लोगों की जो स्किल है वो एनहांस होते हैं। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, कौन सा मेथड ऑफ टीचिंग है जो आपके स्किल्स को एनहांस करता है, तो वो आ जाएगा प्रोजेक्ट मेथड। अब जितनी भी इकोनॉमिक्स वाले हैं उन सबको एक टर्म के बारे में पता होगा, प्रोजेक्ट मेथड बेस्ड है लर्निंग बाय डूइंग। किस पे बेस्ड है, लर्निंग बाय डूइंग पे, कि जितना प्रैक्टिकली चीजें परफॉर्म करोगे ना, उतना सीखोगे, उतना स्पेशलाइज्ड होगे, समझ लो। तो प्रोजेक्ट मेथड विल लीड टू स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन कैसे आएगी, लर्निंग बाय डूइंग के थ्रू आएगी हमारे पास। स्पेशलाइजेशन कैसे आ जाएगी, लर्निंग बाय डूइंग। तो हमारे पास स्किल भी एनहांस हो रहे हैं, प्रैक्टिकल भी चीजें हो रही है और स्पेशलाइजेशन भी आ रही है। तो ये हमारे पास प्रोजेक्ट मेथड है। अब देखो, मैंने यहां पर एक चीज याद रखना, जब ग्रुप की बात की है ना, तो ग्रुप का मतलब क्या है कि बच्चों की पार्टिसिपेशन है। ग्रुप की बात क्या है, बच्चे भी इन्वॉल्व हैं, खुद से चीजें कर रहे हैं। तो यहां पर आप ग्रुप की जगह ये भी बोल सकते हो कि स्टूडेंट्स के पार्टिसिपेशन रहेगी इस ग्रुप में। ये बेसिकली एक स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड है, जहां स्टूडेंट ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट और इन्वॉल्व हैं चीजों में, ठीक है। लिख लो इसको। अब एक क्वेश्चन लिख लो साथ में, which of the following methods will promote maximum participation of students? कौन से मेथड है जो स्टूडेंट्स की मैक्सिमम पार्टिसिपेशन को प्रमोट करेंगे, डिस्कशन या प्रोजेक्ट? अब देखो, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, मैं आपको बता रहा हूं क्वेश्चन करना कैसे है हमने। अब देखो, यहां पे एक चीज याद रखना कि हमारे पास यार ये जो डिस्कशन मेथड है ना, इसका मेन फंडामेंटल फीचर क्या है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं और जो आइडियाज हैं उसको एक्सचेंज कर रहे हैं। प्रोजेक्ट का फंडामेंटल फीचर क्या है कि भाई प्रैक्टिकल होना चाहिए नेचर में। अगर प्रैक्टिकल नहीं है तो उसको प्रोजेक्ट नहीं कहेंगे, समझ रहे हो। तो प्रोजेक्ट मेथड में पार्टिसिपेशन हो रही है बट मेन फीचर नहीं है। तो दोनों में से अगर एक को चूज करना है तो आई विल गो विद डिस्कशन मेथड, क्योंकि इसका मेन फीचर है मैक्सिमम पार्टिसिपेशन। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से आपको यहां पे क्वेश्चन बन सकता है। तो अब आपने ना एक चीज याद रखनी है, सेकंड टिप पे डे की आप लोगों के लिए, जब भी नोट्स बनाओ आखिरी में एक टॉपिक, एक चैप्टर जो भी आप बना रहे हो, उसके नीचे जरूर 2 या 3 एमसीक्यू क्वेश्चन बनाओ। खुद से क्वेश्चन जरूर फॉर्मुलेट करो, क्योंकि अगर आप क्वेश्चंस नहीं बना रहे ना तो आपको आइडिया भी नहीं है कि जो आपने पढ़ा है थ्योरी, वहां से क्या क्वेश्चन निकल कर आएगा। इसीलिए मैक्सिमम बच्चे बोलते हैं सर पढ़ के तो बहुत गए थे, नोट्स भी बनाए थे, बट एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, क्योंकि थ्योरेटिकल नॉलेज को आप लोगों ने कन्वर्ट नहीं किया है एमसीक्यू में, समझ रहे हो। तो थ्योरेटिकल नॉलेज को एमसीक्यू में कन्वर्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी एग्जाम क्लियर होएगा आप लोगों का। तो ये सेकंड टिप पे आपकी डे की, जितना ज्यादा प्रिडिक्ट करोगे ना चीजों को, उतना एग्जाम के क्लोज आ जाओगे आप लोग। तो आपको पता होना चाहिए जो मैंने पढ़ा है वहां से किस तरह का क्वेश्चन बन सकता है। ऐसा ना हो ना आप एजम्पशंस पढ़ के जा रहे हो, एग्जाम में डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आ जाए, तो पढ़ने का कोई फायदा ही नहीं है। तो एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी करनी है, स्मार्ट स्टडी करनी है। मैं आपको टेलीग्राम पे क्वेश्चन सेंड करूंगा, बट आपने अपने पे मेहनत करनी है। खुद पे मेहनत करने से मत घबराना, अबव द नेक अपने आप को फीड करना बहुत जरूरी है। यू आर द इंजन ऑफ योर ग्रोथ। जितना खुद के दिमाग पे आज के टाइम में मेहनत करोगे ना, आने वाले टाइम में यही आपको रिटर्न्स देगा, ये चीज याद रखना। तो क्रक्स अंडरलाइन करना है, 1-2 क्वेश्चन जरूर फॉर्मुलेट करना है, चाहे सिंपल करो, बेसिक करो, बट क्वेश्चन जरूर बनाओ आखिरी में। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो स्टूडेंट्स। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इवैल्यूएशन मेथड करूंगा, क्वेश्चंस आपको कराऊंगा और 1-2 इंपॉर्टेंट टिप्स आपको दूंगा कि एग्जाम को अप्रोच कैसे करना है।
टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने मेंशन कर दिया है, वहां पे हम टेस्ट सीरीज, कंटेंट, ये सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बेस्ट ऑफ लक।